इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हमें फ़ौज से लड़ाने की साजिश, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात रही, जिसके बाद उन्होंने एक मुफाहिमत का वाज़ेह इशारा दिया। जो शहजाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैं उसी को सामने रखूं तो इमरान खान टाइमली मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। अर्लियर मेरा सवाल यह था कि क्या ये मुफाहिमत की बात करने में उन्हें देर हो गई है, किस तरीके से आप देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो मुफाहिमत करना चाहते हैं। आप देखें उनके जो वर्कर्स हैं, जो वाशिंगटन में, लंदन में, ज़मान पार्क में जो नारे लगे हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, उसके बाद कौन सी मुफाहिमत और किस तरह की मुफाहिमत? उनका मकसद सिर्फ ये है कि आर्मी उनको सपोर्ट करे। उनका वो कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की अभी बात कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ये लफ्ज़ एक ऐसा जो गलत-उल-आम है। अस्करी इदारे, अगर आप अस्करी इदारों की बात कर रही हैं और अदलिया की बात कर रही हैं, तो मेरा ये ख्याल है, ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि दोनों में बहुत गहरी तकसीम हो चुकी है। अस्करी इदारों में भी आपस में इख्तलाफात हैं और अदलिया के अंदर भी इख्तलाफात हैं। ये जो पोलराइजेशन हुई है ना, जब तक हम इसकी बुनियाद को नहीं देखेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे, हम ये सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, कैंसर वहीं रहेगा। और ये पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन क्या कर लेगी? मैक्सिमम आप 23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, उसमें कितने लोगों को आप सज़ा दे लेंगे या अंदर कर देंगे या मार डालेंगे? मेरा बुनियादी सवाल ये है, और जिस पे मुझे दुख भी होता है, कि ये जो इस वक्त पोलराइजेशन आज आपको इस मुल्क में नज़र आ रही है। कल शहजाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं आखिर में प्रोग्राम के, कि इंतशार जब आपके दरवाजे पे आएगा तो वो दस्तक दे के नहीं आएगा, वो आ चुका है, अंदर आ जाएगा हमारे, बिल्कुल ठीक है। वो कैसे शुरू हुआ? क्यों नहीं ये अस्करी इदारे और अदलिया अपने अंदर झांकते? आइन के तहत इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ लिया हुआ कि इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, तनकीद नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा ताकत होती भी इनके पास है, इस्तेमाल भी यही करते हैं, जिसका सबूत जनरल कमर बाजवा का लेटेस्ट इंटरव्यू है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस किस तरह उनके इदारे में उनकी नाक के नीचे हो रहा था, उन्होंने कुछ पता ही नहीं था। मैं और जो चीज़ मुझे पता है मैं वो बात कर रहा हूँ। जनरल आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर दोनों ने ISPR को जिस तरह चलाया और जिस तरह उन्होंने ट्रोल ब्रिगेड तैयार किए, जो लोगों को गालियां देते थे, उनके ऊपर गंदे गलीज़ इल्ज़ामात लगाते थे, और वो जो चाका खुल गया ना, उन्होंने खोला चाका, उन दोनों ने चाका खोला बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे दे के वो चाका ऐसा खुला, ऐसा मेरे घर को आग लगाई ना, मेरे घर के साथ वाले घर वो आग पहुंच गई है। अब जब आपने चाका खोल दिया PTI के लोगों का या नून लीग के लोगों का या MQM के या पीपल्स पार्टी के लोगों का, मुखालिफिन के खिलाफ, तो अब वो जब आपके मुखालिफ हुए हैं तो आपको हीट महसूस हो रही है। तो मेरा सवाल ये है, अस्करी इदारे से भी और अदलिया से भी, ठीक है, बिल्कुल ये, और सबक सीखा है तो इन जो जिम्मेदार हैं, इस आज के दिन के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने चाका खोला है, जिन्होंने बच्चों को गालियां सिखाई हैं, जिन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है इस मोबाइल फ़ोन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने पे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है इदारे ने? उनको तरक्कियां दी गई हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये इस तरह, तो फिर आप अब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन ले आए, फलानी जमात ये कर लें, फलानी जमात वो कर लें। जो आग लगा के गए हैं वो मौज कर रहे हैं, अरबों पति हैं, वो खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, कोई यहाँ बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आगे नहीं चलेगी कौम। पहले उनके खिलाफ एक्शन ले। पार्लियामेंट मैटर कर, जी क्या करती सर? नहीं करती मैटर, नहीं करती। आई एम सॉरी, पार्लियामेंट कोई मैटर नहीं करती। पार्लियामेंट स्पाइनलेस है, पार्लियामेंट के पास कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं करती। करके दिखाए, कल करके दिखाए मुझे पार्लियामेंट। मैं चैलेंज करता हूँ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पल्ले कुछ नहीं, ना इंटेलेक्चुअल के पल्ले कुछ है, ना मैं यही ना मॉरली उनके पल्ले कुछ है, ना उनके पास ताकत है और ना वो ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अफसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हसन साहब मैं आती हूँ। जी अफसार साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मीडिया की बात कर रहे हैं ना, देखें मैं जब पैमरा में था, आप यकीन करें, अभी कमर जावेद बाजवा ने खुद इकरार किया है ना कि हमने एंकर्स को ऑन बोर्ड लिया, हमने TV चैनल्स को ऑन बोर्ड लिया, और क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत थी नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के ख़िलाफ़। आप यकीन करें आज जो कुछ हो रहा है ना फ़ौज के ख़िलाफ़, प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, ये वही लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ हाफ अ डज़न जनरल्स, आधी दर्जन जर्नैलों की मुझे बार बार कहती थी इनके खिलाफ एक्शन ना लें, ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दें, ये झूठ बोल रहे हैं इनको बोलने दें, ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं इनको देने दें, पैमरा इनके खिलाफ एक्शन ना ले। मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिनसे आज ये जिनकी शिकायत कर रहे हैं ना, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। ये अब
कमर बाजवा, आसिफ गफूर, जनरल फैज, आसिम सलीम, ये बना के छोड़ गए। अब ये इनके पीछे पड़े हुए थे, अब इनकी शिकायत कर रहे हैं। तो उस वक्त जब कानून का फिर इसकी भी वजाहत कर दें कि आज जो अदलिया के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं और अदलिया के खिलाफ चीजें नशर हो रही हैं, उसकी हमें हौसला अफजाई कौन कर रहा है? ऑडियो लीक्स आ रही हैं, आप बता दें रिकॉर्डिंग कौन करता है, आप बता दें। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप उस ओहदे पे रहे हैं और आपने वो दबाव कबूल किया हुआ है ना। रिकॉर्डिंग्स पे चलेगी आज फिर कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं इस मामले को एक तरफ रखते हैं। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं थी, मैं जिस ओहदे पे था वहां कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन आपने वो माना है ना कि आपने दबाव कबूल कर लिया था। इस वक्त जो आपने दबाव कबूल किया ना। एक सवाल हसन साहब से करना चाह रही थी। हसन कौन सा दबाव? मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। मैं दबाव कबूल करता तो वही होता। आप कह रहे हैं कि मुझे कहा गया तो वैसा हुआ भी नहीं हुआ। वैसे उनके खिलाफ मैं बाहर इसीलिए निकाला गया हूं भाईजान कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। मुझे कॉल्स आई धमकी की, आपको याद नहीं है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉल सुनाई कि टांगे तोड़ देंगे, गाड़ी ऊपर से गुजार देंगे। भूल गए आप? मुझे अदालत अपनी पालतू अदालत के जरिए मुझे बाहर निकलवाया गया, इसलिए कि मैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहा हूँ। रफ्सार साहब, अब जिम्मेदार अवाम है या हुक्मरान है? क्योंकि रियासत की तो तलाश है। देखें, ये कहना आसान है कि कसूरवार अवाम है। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम कसूरवार हैं। एक अशराफिया है हमारे यहाँ, रूलिंग लीड जिसको मैं कहता हूँ, और उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब देखें, अभी जो जिक्र हो रहा था कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये के लॉन के सूटों की लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। आप सड़क पे निकल जाएं, गाड़ियां बम्पर से बम्पर टकरा रहे होते हैं। आप ज्वेलरी की दुकान पे चले जाएं, डायमंड सेट्स ख़रीदे जा रहे होते हैं। आप अपना जहाज़ देख लें, यहाँ से बिज़नेस क्लास भरी हुई जाती है जितनी भी बाहर की फ़्लाइट्स आती हैं। ये जो तफावत है ना, ये फ़र्क जो है ना अमीरी गरीबी का, ये है असल मसला। और ये हमारे निज़ाम का पैदा करता है, अल्लाह का पैदा करता नहीं है। कुदरत का तो निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ना हम टैक्स देना चाहते हैं, ना हम देते हैं। आप देख लें, फिर मेरा पसंदीदा मौजू उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे बताएं कि जजेस खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं। क्या ये कानून नहीं होना चाहिए कि जिसको जज अपॉइंट किया जाए वो अपने पहले वकील के तौर पे 10 साल की इनकम टैक्स रिटर्न दिखाए कि मैं ये इनकम टैक्स पे करता रहा हूँ? आप चेक कर लें, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप चेक कर लें, जितने जजेस लगते हैं उनमें से कौन कितना इनकम टैक्स पे करता है हर महीने। ये हमने निज़ाम बनाया हुआ। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के देख लें, आप बिजनेसमैन को उठा के देख लें। हम तनख्वाहदार तबका जो है उनका सोर्स पे टैक्स कट जाता है तो हम देते हैं। उसके बाद हमने बस में सफ़र करना हो, हमने चप्पल ख़रीदनी हो, हमने चाय की पत्ती ख़रीदनी हो, वो उस पर हर कोई टैक्स दे रहा है। गरीब भी टैक्स दे रहा है, अमीर भी टैक्स दे रहा है, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो हम दे नहीं रहे। और कितने दहाइयों से एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं, कितनी दहाइयों से ये निज़ाम चल रहा है। कोई टैक्स का निज़ाम हमने बेहतर नहीं किया। और फिर ब्लैक मनी जितनी हमारी यहाँ से, आप दुबई में जाके चेक करें कितनी हमारे यहाँ से जब काला धन है दुबई में जाता है, सफ़ेद होता है, वहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने ली हुई है। स्मगलर वहाँ रहते हैं, ब्लैकिए वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने अपनी वहाँ ली हुई हैं। तो ये कहाँ कैसे जाता है वो पैसा बाहर? क्या हमें नहीं पता? क्या जो ताकतवर लोग हुक्मरान उन्हें नहीं पता? जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, सबको पता है ये इस निज़ाम में बेइंसाफी है, और जो इंसाफ